Hello friends, I am Harsimran Kaur. Welcome you all to my HSK classes. So friends, आ चुकी हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट MCQs को लेकर, जो कि कॉमर्स यानी कि पेपर सेकंड से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि NTA NET JRF से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में बताती रहती हूँ। तो उसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है NTA NET JRF के स्टूडेंट्स के लिए, और मोस्टली उनके लिए जो कि कॉमर्स सेकंड पेपर जो होता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स जो कि NTA NET JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल पाए। तो आप ये क्वेश्चंस का जो वीडियो है उनको भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जो कि मैचिंग कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उनमें दोनों में ही जो है मोस्टली आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के लिए ज़्यादातर प्रिपरेशन करके रखिए अपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं, आपको मैच देखना है कि किसका परफेक्ट मैच किस जो है कॉलम के साथ कौन से पॉइंट के साथ है। तो पहला उन्होंने पूछा है रिलेशनशिप बैंकिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप बैंकिंग होती क्या है। जब एक कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशन बनाया जाता है, ताकि कस्टमर की सारी डिमांड को, उसको जो भी क्वेरीज हैं, अगर उसको टाइमली सॉल्व किया जा रहा है तो एक बेटर रिलेशनशिप बन जाता है। तो उसी को ही जो रिलेशनशिप बैंकिंग बोला जाता है, कि जब बैंकिंग सर्विसेज जो हैं इतनी अच्छी कर दी जाती हैं जिसमें कस्टमर की सारी क्वेरी हैंडलिंग जो है प्रॉपरली की जाती है, तो उसका मेन जो पर्पस है वो यही रहता है। तो आप देख सकते हो उसी से रिलेटेड अगर आपके पास लिस्ट सेकंड में कोई ऑप्शन है तो आप उसको इसके साथ जो है टिक आउट करोगे। जैसे कि देखिए लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सेकंड लिस्ट में, क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। तो ये इसके साथ जो है एकदम करेक्ट रहेगा। जो नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग का मेन मीनिंग जो है वो क्या होता है, क्या पर्पस होता है, कि जब एक आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से किसी को हेल्प करते हो, किसी एंटरप्रेन्योर की हेल्प करते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, प्रॉपरली ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सके। ठीक है, एज प्लस उनको क्या करते हो, एक्स्ट्रा जो आप हेल्प करते हो ताकि उनके जो काम हैं वो सही से हो सकें, जो बिज़नेस के जो इश्यूज़ हैं उनके मेन इश्यूज़ उनको सही से जो है जो हैंडल आउट किया जा सके, डिपॉजिट्स को सही से हैंडल आउट किया जा सके। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिग्नस बैंकिंग। तो उसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को, जैसे कि कुछ भी बिल हैं, हुंडीज़ हैं, उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, एनकैश करवाना है, ताकि कोई भी बिज़नेस की एक्टिविटी रुक ना पाए। तो वो इंडिग्नस बैंकिंग में आता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंकिंग। तो डेवलपमेंट बैंकिंग के केस में क्या रहता है कि कोशिश की जाती है कि जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं तो उनको कोई भी इशू ना हो, अगर है भी है तो उसको टाइमली सॉल्व किया जा सके उनकी हेल्प करके, ताकि जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसमें कोई इशू ना आए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ टाइम टू टाइम होती जाए। तो आपको ये देखना है कि इस लिस्ट में से, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में से सेकेंड लिस्ट के साथ कौन सा पॉइंट है सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो तो रिलेशनशिप बैंकिंग का लास्ट यानी कि फोर्थ पॉइंट के साथ एकदम करेक्ट था, कुछ ऐसे ही। ठीक है, इंडिग्नस बैंकिंग यानी कि सी पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट के साथ, हुंडीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इनके साथ करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मोस्ट ओवर हमारे पास ए और सी जो ऑप्शन है ऐसे ही करेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक, अब आपको देखना है मर्चेंट बैंकिंग का और डेवलपमेंट बैंकिंग का। तो डेवलपमेंट बैंकिंग का जो है सेकंड के साथ एकदम सेट रह रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन एकदम करेक्ट उसके साथ यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो है करेक्ट हुए हैं और उसके साथ चेकआउट करके, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। तो सी में देखिए ए को फोर्थ के साथ कनेक्ट किया गया है, एज प्लस जो बी है यानी कि मर्चेंट बैंकिंग उसको थर्ड ऑप्शन यानी कि एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, जो आपको बताया था मैंने मर्चेंट बैंकिंग में कि क्या देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सके। जो सी ऑप्शन है इंडिग्नस बैंकिंग के साथ जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हुंडीज़ वाला एकदम करेक्ट है, और डेवलपमेंट बैंकिंग वाले के साथ हमारे पास जो उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योर वाला, तो वो एकदम करेक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन सी एकदम सही है, जिसमें सारे जो रूल्स को फॉलो किया जा रहा है
तो जो मैंने आपको बताया है कि रिलेशनशिप बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, तो आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप बैंकिंग में कस्टमर के साथ बेटर रिलेशन है। मर्चेंट बैंकिंग में सारे लोन्स, कमर्शियल लोन्स, इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाता है। इंडिगनस बैंकिंग में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, चाहे वो बैंकिंग है या नॉन बैंकिंग, उनको कंसिडर किया जाता है। एंड एट द लास्ट डेवलपमेंट बैंकिंग में देखा जाता है कि एंटरप्रेन्योर के बेसिस पे अगर उन्हें कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में कि सही पूछा गया है या गलत। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट, द साइन ऑफ द रेगुलेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम। तो ये सही है स्टेटमेंट कि हमेशा जो कोफिशिएंट्स होते हैं रेगुलेशन के, उनका जो साइन होता है वो हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन माना जाता है अनदर टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द एसडी। यानी कि जो कोवेरियंस होता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, तो उसको जो उसका डिवीज़न है वो कहाँ से किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है उन्हीं वेरिएबल्स का और उनके मल्टीपल यानी कि उनके प्रोडक्ट से उसको डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो है कैलकुलेशन हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो ओरिजिन पर हो या फिर हो स्केल पर। बट इन्होंने ये जो कंडीशन दे रखी है ये दे रखी है रिग्रेशन की, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की बात की जाती है तब सही होती है। बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो जाए या इंडिपेंडेंट हो जो स्केल के ऊपर हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि उन्होंने पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो वो सही है। ठीक, तो आपको मैंने अभी बता दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, स्केल पर भी और रीजन पर भी। बट जो ये स्टेटमेंट है रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए सही बैठती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट होता है बट स्केल पर नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, developed by the special project offices of the US Navy, the technique was first formally applied to the planning and control of the Polaris weapon system in 1958, and the work well in expediting the completion of that program. The technique is known as, कि means सबसे पहले एक ऐसी टेक्निक जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम को इवेलुएट करने के लिए, चेक करने के लिए सबसे पहले नेवी में अप्लाई की गई थी, वहीं पर लाई गई थी। तो ये जो टेक्निक लाई गई थी उसका एक्चुअल में नेम हमें बताना है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैंट चार्ट, नेक्स्ट है पर्ट, नेक्स्ट है CRM एंड द लास्ट वन इज़ माइलस्टोन बजटिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पर्ट, क्योंकि जो पर्ट है वही लेकर आया गया था, उसको नेवी में जो ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था कि हम प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, कि हमारा कितना काम हो गया, कितना नहीं हुआ, क्या टाइमली जो है काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जिसमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। सो पर्ट चार्ट जो कि बहुत ही फेमस है, तो वो यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन है कि जो उन्होंने पूछा है कि US नेवी के लिए जो टेक्निक अप्लाई की गई थी प्रोजेक्ट और प्लानिंग कंट्रोल से रिलेटेड वो कौन सी है। तो पर्ट यानी कि ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो पर्ट यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कि आपने जो प्रोग्राम या फिर जो प्रोजेक्ट है वो आप यूज़ कर रहे हो या फिर अपने प्रोजेक्ट को रन आउट कर रहे हो, तो उसका इवैल्यूएशन करना है। तो उसको इवैल्यूएशन करने के लिए जो टेक्निक को फॉलो किया जाता है उस टेक्निक का नाम है पर्ट, जिसका फुल फॉर्म यही है कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो उसमें आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट देखते हो कि जो डिफरेंट टास्क ऑर्गेनाइज किए गए हैं क्या उनका काम कंप्लीट हो पाया है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो सारी एक्टिविटीज़ को इसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि पर्ट करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज पॉपुलरली फॉर द सिचुएशन व्हेन अ स्पेकुलेटर बीइंग डोमिनेट इन द मार्केट, कि जब क्या होता है, एक पॉपुलरली जो वर्ड है मीनिंग है वो हमें क्लैरिफाई करना है यहाँ पर कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है। जिस कंडीशन में उन्होंने बताया है स्पेकुलेटर यानी कि सट्टेबाज जिसे बोलते हैं हम, तो वो क्या हो जाता है मार्केट में डोमिनेंट हो जाता है और वो क्या देखता है
एक्सपेक्ट करता है मार्केट से अ ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर करेंसी एंड ही बिगिन सेलिंग इट फॉरवर्ड। मीन्स क्या होगा कि जैसे ही मार्केट में जो रेट है करेंसी का वो ड्रॉप डाउन होगा तो वैसे ही वो सेल शुरू कर देगा फॉरवर्ड की। आपको पता होगा कि फॉरवर्ड्स होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ऐसे ही फॉरवर्ड होते हैं, स्वैप्स होते हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि स्पेकुलेटर यानी कि सट्टेबाज क्या सोच रहा है कि मार्केट में जैसे ही करेंसी का रेट जो है कम हो जाएगा वैसे ही मैं सेल शुरू कर दूंगा। तो हमें बताना है कि किस इफ़ेक्ट के थ्रू जो है ये चेकआउट किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, पहला है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, नेक्स्ट है बैंड वैगन इफेक्ट, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी इफेक्ट एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव वर्सन इफेक्ट। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन बैंड वैगन इफेक्ट एकदम करेक्ट है, क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट के थ्रू ही ये जज किया जाता है, चेकआउट किया जाता है, जिसमें स्पेकुलेटर सोचता है और वो डोमिनेंट हो जाता है कि जैसे ही मार्केट में करेंसी का रेट डाउन होगा और मैं फॉरवर्ड को सेल कर लूँगा। क्योंकि इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जब आप डिफरेंट कंट्री के नॉमिनल से इंटरेस्ट रेट होते हैं या फिर उनके स्वैप्स रेट होते हैं, एक्सचेंज रेट होते हैं, ठीक है, उनको जज आउट करते हो, उनके डिफरेंसेस को जज आउट करते हो, तो उसमें देखा जाता है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी इफेक्ट में क्या होता है, जब डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है, डिफरेंट रेट एंड करेंसीज को क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है, उनके रिलेशनशिप को जो है देखा जाता है कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, तो आप उनके इंटरेस्ट रेट एज प्लस करेंसी को साथ लेकर चलते हो, तो उसमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी इफेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो लास्ट हमारे पास था रिलेटिव वर्सन इफेक्ट, इसमें किसी भी जो कंट्री की जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको उसमें जज किया जाता है एज प्लस उनकी करेंसी के साथ, उनके इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ देखा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट कैसा रह रहा है। तो यहाँ पर बैंड वैगन इफेक्ट एकदम करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑफ द एजर्शन एंड द रीजनिंग। आपके पास एक एजर्शन है और एक उसकी रीजनिंग बता रखी है और आपको बताना है वो सही है या नहीं है। तो एजर्शन है हमारे पास, द सेल्फ इमेज कुड बी एन इंडिविजुअल ऑन परसीव्ड इमेज, कि जो किसी की खुद की इमेज होती है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल के अपने तरीके पर, अपनी इमेज पर, एंड जो एक्चुअल इमेज होती है वो बेस करती है ऑन हाउ अदर परसीव द इंडिविजुअल, कि जो एक्चुअल इमेज क्या होती है, जो सामने वाले उसको देख रहे हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सेल्फ इमेज डैट मीन मैं अपने बारे में कैसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और बट एक्चुअल इमेज क्या होती है कि एक्चुअली सामने वाली पार्टी, सामने वाला पर्सन आपको कैसे जज कर रहा है, कैसे देख रहा है, वो क्या सोचता है आपके बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। अब रीजनिंग में क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल्स, रेडीमेड गारमेंट, डिज़ाइनर वेयर, कॉस्मेटिक, परफ्यूम आर बोथ ड्यू टू सेल्फ इमेज, कि जब आप इतना सारा सामान खरीदते हो किस वजह से खरीदते हो, ऑफ कोर्स सेल्फ इमेज की वजह से, कि आपको क्या दिखानी है, अपना स्टेटस हाई करके दिखाना है, तो आप इतना सब कुछ खरीदते हो, ठीक है, ब्रांडेड चीज़ें भी लेते हो। नेक्स्ट उन्होंने बोला, एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल लाइक इनकम मे नॉट बी इम्पोर्टेंट इन परचेज डिसीजन फॉर दीज प्रोडक्ट, कि उन्होंने बोला है कि जब आप क्या करते हो, डेमोग्राफिक जो मेन पॉइंट क्या रहता है, इनकम, किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो परचेज़ कर पाएगा, बट अगर इनकम कम है तो वो परचेज़ नहीं कर पाता। तो उन्होंने बोला कि ये जो परचेज डिसीज़न है वो उसके साथ रिलेट नहीं रखता, क्योंकि जब एक पर्सन को अपनी इमेज बनानी है तो वो पैसे का ख्याल नहीं रखता, वो कुछ भी करके ख़रीदने की कोशिश करता है, चाहे उसका डेट बर्डन क्यों ना बढ़ जाए। तो वो इन्होंने यहाँ पर बोला है, तो हमें बताना है कि वो रीजनिंग सही है या नहीं है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर रीजनिंग एकदम करेक्ट है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ इमेज बनाने के लिए कुछ भी करते हो, चाहे आपका डेट बर्डन यानी कि लोन बर्डन ही क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि ए भी करेक्ट है, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, एंड रीजनिंग आर इज़ ऑल्सो करेक्ट है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आप देख सकते हो, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो दोनों जो हैं वो सही हैं, तो वही आपको यहाँ बताना है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ इमेज वाला ऑप्शन भी सही है, एक्चुअल इमेज वाला भी सही है, एंड प्लस कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, तो वो आपने यहाँ पर बता दिया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कुछ यूनिक क्वेश्चंस थे। आपको इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे एग्ज़ाम में, तो वो मैं आपको पहले ही प्रिपेयर करवा दूंगी, क्योंकि उसके साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बट अगर इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉर्ट कर दूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड।